हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट साइंस क्वेश्चंस का सेट नंबर 14। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि बाकी के सेट्स को आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि 25 में से आप कितना कर पाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेडियो तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, पूरे विश्व में भारत में सबसे बड़ा भंडार इसका पाया जाता है और वो कह सकते हैं रेडियोधर्मी तत्व है थोरियम। ठीक है, थोरियम के संबंध में 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, जैसे कि थोरियम जो किसका अयस्क है, कह सकते हैं कि मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा ये सबसे फेमस अयस्क माना जाता है। ठीक है, और भारत में इसका सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में, तो केरल में, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स थोरियम के संबंध में एक और पॉइंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी के जो एक्टिनाइड श्रेणी है, अब ये एक्टिनाइड श्रेणी क्या होता है, तो एक्टिनाइड श्रेणी एक होता है लेंथेनाइड श्रेणी होता है और एक्टिनाइड श्रेणी होता है। जो एक्टिनाइड श्रेणी होता है वो कह सकते हैं कि 89 से लेकर के 103 तक के जो भी एटॉमिक नंबर है, यानी जो भी तत्व हैं उनको कहा जाता है एक्टिनाइड श्रेणी। तो ये इसी के अंतर्गत आता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90। तो बस इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है कि एक कण का द्रव्यमान m है और संवेग इसका p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो देखिए आपको पता होगा कि p बराबर हम क्या करते हैं, p बराबर mv, यानी कि मोमेंटस इक्वल टू क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी, और आपको k इक्वल टू यानी कि कैनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 mv² होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि आप यहाँ पे क्या करो कि जो m की वैल्यू हो वो निकाल लो। ठीक है, m की नहीं v की वैल्यू निकाल लो। v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू निकालेंगे तो p/m। ठीक है, p/m। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रख देता हूँ 1/2 m को मैंने m छोड़ा, यहाँ पे v² होता है, ध्यान रखिएगा 1/2 mv²। v के जगह पे क्या रखेंगे, इतना रखेंगे, तो p² ऊपर में और m² नीचे में। m से m खत्म तो बचा क्या, कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम कह सकते हैं कि p²/2m। ठीक है, p²/2m हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि कैनेटिक एनर्जी और संवेग यानी कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध बताइए, तो हमारा ये संबंध रिलेशन यही होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी भी परमाणु के जो गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी पिंड का भार बताइए क्या होगा। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पिंड का जो भार होता है वो अधिक होता है ध्रुवों पर, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जबकि इसके विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, संड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये दोनों कीटभक्षी पौधे का मतलब होता है कि फ्रेंड्स ये किसी भी कीट को जो कि अपने अंदर समा लेते हैं। जैसा आपको पता है कि अगर इनके पत्तियों पर वो बैठते हैं तो क्या करते हैं कि अपने पत्तियों को बंद कर लेते हैं, यानी उनको एक कह सकते हैं कि सिकंजे की तरह जकड़ लेते हैं। तो संड्यू और कह सकते हैं कि वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे हैं। इनमें गति होती है, किस टाइप की गति होती है, स्पर्शानुकुंचन गति होती है, यानी कि जैसे ही वो स्पर्श करेंगे वो उनकी पत्तियां बंद हो जाती हैं और उसी में फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किस में होता है, तो ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, ध्यान रखिएगा, म्यूटेशन की खोज कह सकते हैं किसने की थी, H.D. व्रिज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट वन है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ऑप्शन ए। जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टील में कार्बन की प्रतिशतता क्या होती है। देखिए ये आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है, लेकिन इसकी अगर मात्रा की बात करें तो 0.1 से लेकर के लगभग 1.5% तक होता है स्टील में कार्बन की मात्रा। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस की प्रतिस्थापन निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग हम लोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है। तो गोताखोरों द्वारा अपने पीठ पे जो सिलेंडर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ कह सकते हैं कि हीलियम गैस का मिश्रण होता है। यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नींबू किस कुल के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा, नींबू जो किस कुल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, रुटेसी कुल के अंतर्गत है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोलेनेसी कुल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत, तो सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आलू, मिर्च, बैंगन, टमाटर ये सभी के सभी आते हैं, लेकिन कपास इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो भाई कपास किसके अंतर्गत आता है,
तो मालवेसी कुल के अंतर्गत। मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास, भिंडी, गुड़हल, ये से भी याद रखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने इस ऑनलाइन स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन रखें। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन क्या था। ऑलरेडी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत HD ब्रिज नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों को अच्छे तरीके से याद रख लीजिए क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कह सकते हैं कि नाइट्रोजन नहीं आता है लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम की जो संख्या होती है कह सकते हैं कि आपको पता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, यानी कि 23। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, पेयर कह सकते हैं। तो उसमें जो 22 जोड़ी होती है वो ऑटोसोम सामान्य गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 22 जो जोड़ी होते हैं उनको ऑटोसोम की संख्या कहते हैं। नेक्स्ट वन है कि गुणसूत्र के संदर्भ में या फिर संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि गुणसूत्र का नामकरण वॉल्टेयर ने 1888 में किया था। बिल्कुल सही है, W वॉल्टेयर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया था। ठीक है, पहला में कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट की जीन कार्य की जो इकाई होती है वो म्यूटॉन होता है। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। मैं आपको बता दूं कि जीन की जो इकाई है, कह सकते हैं जीन के कार्य की जो इकाई होती है उसको हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, सिस्ट्रॉन। जबकि अगर हम बात करें म्यूटॉन क्या है तो ये उत्परिवर्तन की इकाई माना जाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन होता है। ये पॉइंट्स गलत है, तो सही हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है, इस वजह से ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन की जीन शब्द किसने बनाया था। जीन शब्द किसने बनाया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा WL जॉनसन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट वन ये कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर DNA कह सकते हैं केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन, एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग कौन सा होता है। एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग होता है वातस्फीति कहते हैं, और ये एक प्रकार की फेफड़े से संबंधित बीमारी है जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट पॉइंट की भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। देखिए, भार के संदर्भ में बात करना है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, आप कहेंगे कि 1, लेकिन 2 से गुना है तो यहाँ पे 2 कर लेता हूँ। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका हम लोग अगर हम द्रव्यमान देखें तो लगभग 16 के बराबर होता है। यानी रेशियो हमारा क्या बना, 2:16। तो कह सकते हैं कि 1:8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। सेल्सियस ताप के लिए बिल्कुल सही। किलोवाट घंटा विद्युत, यहाँ पे ये भी सही है क्योंकि किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का होता है, तो यानी कि विद्युत ऊर्जा, ये भी बिल्कुल सही। और HR गुणक की बात करें तो ये रक्त के साथ संबंधित है, बिल्कुल सही। RH फैक्टर, और साथ ही साथ रिएक्टर पैमाने की बात करें तो ये आर्द्रता के साथ नहीं क्योंकि ये भूकंप से संबंधित है। यहाँ पे सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, जो कि गलत तरीके से मैच किया गया। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि एक्स किरणों में समाविष्ट होते हैं। तो आपको पता होगा कि एक्स किरणें जो होती हैं एक प्रकार का कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, यानी कि डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसे तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तरंग कह सकते हैं एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। सी विल बी करेक्ट आंसर। एक तरफ खोज है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक है, तो बताइए कि किसकी खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रक्त परिसंचरण जो आपको पता होगा, रक्त परिसंचरण विलियम हॉर्वे। ठीक है, जबकि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि रक्त समूह जो AB, O और AB हम ये जानते हैं, तो इस ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये ध्यान रखिएगा। स्टेथोस्कोप की बात करें तो हम ये कह सकते हैं लैनिक यहाँ पे करेक्ट होगा B का 4 के साथ। तो A का 1 B का 4 कहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में, तो करेक्ट हो गया ऑप्शन ए। एक्सरे की बात करें तो रोंटगन आपको पता होगा, साथ ही साथ ECG की बात करें तो आइथोनोवन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइथोनोवन। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारी जल का क्वथनांक कितना होता है। भारी जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक। देखिए, भारी जल सबसे पहले अगर बात करें तो क्या होता है,
जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। जो ड्यूटेरियम होता है जिसको हम लोग 1H2 के रूप में जानते हैं, इसको हम लोग D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग भारी जल कहते हैं, और यही होता है हमारा भारी जल। और इसका हम लोग क्वथनांक की बात करें तो साधारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन भारी जो जल होता है वो 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि 25 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और काफ़ी अच्छा लगा हो क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और कितना आपने स्कोर किया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।